पार्टी ने पूरे 15 साल तक एक छत्र राज किया। सत्ता से बाहर होते ही महज 30 दिनों के भीतर वो ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह सकती है। एक महीने पहले सत्ता गई, फिर पार्टी गई और अब चुनाव चिन्ह बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जो हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का हुआ था, आज बिल्कुल वही इतिहास बंगाल में दोहराया जा रहा है। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल हुए अभी एक महीना ही बीता है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि ममता बनर्जी को आज अपने हाथों से बनाए चुनाव चिन्ह तक अपने पास रखने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है। टीएमसी के बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने 58 विधायकों के समर्थन का पत्र स्पीकर को सौंपकर पार्टी पर कब्जा जमा लिया है। ममता बनर्जी को देश में दीदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी दीदी ने जिस शोभन देव बंदोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाया था, स्पीकर ने उन्हें दरकिनार कर ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। बंगाल की 293 सीटों पर हुए चुनाव में 207 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी की वो कसम सच हो गई है जो उन्होंने दीदी को हराने के लिए खाई थी। आखिर टीएमसी के अंदर ये बगावत कैसे हुई, कैसे ये एक नकली हस्ताक्षर ने पूरी पार्टी को तोड़ दिया और कैसे ममता बनर्जी का भतीजा मोह उनके लिए राजनीतिक पतन का कारण बन गया। आइए आज इस पूरी इनसाइड स्टोरी में अमित शाह के दावे और शुभेंदु अधिकारी के शपथ का लाइव पोस्टमार्टम करते हैं। राजनीति में कोई भी मुलाकात इत्तेफाक नहीं होती है। टीएमसी के टूटने की कहानी भी यूं ही नहीं हुई। कहानी की असली स्क्रिप्ट लिखी गई 22 मई को दिल्ली के बंग भवन में, जहां बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता ऋतुव्रत बनर्जी के बीच एक अचानक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद बंगाल विधानसभा में भूचाल आ गया। इस विवाद की शुरुआत होती है ममता बनर्जी की एक चिट्ठी से। टीएमसी आलाकमान ममता बनर्जी ने शोभन देव बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का पत्र स्पीकर को भेजा, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने सियासी बम फोड़ते हुए दावा किया कि उस पत्र पर उनके और कई साथी विधायकों के हस्ताक्षर नकली हैं। बौखलाई हुई ममता बनर्जी ने तुरंत एक्शन लिया और ऋतुव्रत को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन दीदी ये भूल गई कि चुनाव हारने के बाद पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ऋतुव्रत बनर्जी ने पलटवार किया और टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों की परेड करवा दी। दल बदल कानून के तहत पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 यानी 53 विधायकों की जरूरत होती है और बागी गुट के पास 58 विधायक मौजूद हैं। स्पीकर ने भी देर नहीं की और बागी गुट को ही असली विपक्ष मानकर ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। ऋतुव्रत बनर्जी ने टीएमसी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया है। सवाल ये उठता है कि 55 साल की मेहनत से देश की राजनीति में अपना विशेष मुकाम बनाने वाली ममता बनर्जी आज इतने कमजोर कैसे हुई है कि अपने ही हाथों से बनाया हुआ चुनाव चिन्ह तक बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसको समझने से पहले वो कहानी समझते हैं जहां ममता बनर्जी का सियासी उदय हुआ था। दरअसल 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथ जबरदस्त तरीके से पैर पसार रहा था। तब ममता बनर्जी ने खुद को वामपंथ विरोधी मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ममता बनर्जी अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने लगी थी। एक बार कोलकाता में कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता ज्योति बसु के काफिले को रोककर उनकी कार के बोनट पर चढ़ गई। ये तस्वीर और खबर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी। ममता बनर्जी के इस साहसिक विरोध ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ध्यान आकर्षित किया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें एक जुझारू और निर्भीक युवा के रूप में पहचानना शुरू किया। इंदिरा गांधी ने उनको दिल्ली बुलाया और उनकी तारीफ करी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में खूब काम किया। उनका पहला बड़ा सियासी मोड़ 1984 के लोकसभा चुनाव में आया, जब उन्होंने जादवपुर सीट से वामपंथ के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर जॉइंट किलर के रूप में पहचान दिलाई। ममता के आक्रामक रवैये के कारण वामपंथी सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी कई तरह की दिक्कतें होने लगी थी। ममता अपने आक्रामक रुख पर कायम थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए 90 के दशक तक ममता को लगा कि बंगाल कांग्रेस सत्ताधारी सीपीएम के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर वामपंथियों की बी टीम होने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी से मिली, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में अपने हिसाब से राजनीति करने की छूट नहीं दी। इससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने 22 दिसंबर 1997 को कांग्रेस छोड़ दी। फिर 8 दिन बाद 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। 1999 की एनडीए सरकार के साथ गठबंधन किया और वाजपेयी सरकार में देश की पहली महिला रेल मंत्री बनकर उन्होंने बंगाल के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। इससे बंगाल में उनका कद काफी
मजबूत हुआ। 2004 में केंद्र की सत्ता यूपीए के पास जा चुकी थी, इसलिए ममता के लिए फिर से बंगाल में धमाल मचाने का मौका आ चुका था। ममता लगातार वामपंथी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, लेकिन उनके उदय का सबसे निर्णायक अध्याय भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन था। सिंगूर में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट और नंदीग्राम केमिकल हब में किसानों की जमीन लिए जाने के खिलाफ उन्होंने सड़क से संसद तक उग्र आंदोलन किया। मां माटी मानुष के नारे ने वामपंथ के पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह से ममता की ओर मोड़ दिया। इसी जन आंदोलन के बदौलत 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बंगाल में वामपंथ के 34 साल पुराने ऐतिहासिक शासन को उखाड़कर फेंका और सत्ता हासिल की। इसके बाद ममता ने बंगाल में लगातार 3 चुनाव जीतकर 15 साल तक शासन किया। बंगाल में आज जो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, वो 2016 से 21 के शासन के दौरान उनके सबसे करीबी मंत्री थे, लेकिन उस दौरान ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया, जिससे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा में चले गए। 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष बनकर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार की पोल खोलने और आंदोलन करने में अपनी जान झोंक दी। आज जो पार्टी टूट रही है, उसे ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से सींचा था। सिंगूर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने दीदी को बंगाल की स्ट्रीट फाइटर बना दिया था। 2011 में सत्ता मिलते ही टीएमसी का डीएनए बदलने लगा। जिस जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, वही जनता 2025 आते आते पार्टी के कटमनी और सिंडिकेट राज से त्रस्त हो गई थी। आवास योजना से लेकर राशन वितरण, हर जगह टीएमसी के स्थानीय नेताओं की उगाई का बोलबाला हो गया। कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने बंगाल के लोगों के मन में टीएमसी के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया था। इसी जनता के गुस्से को भाजपा ने भुनाया और 2026 के चुनाव में 207 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन पार्टी के टूटने का सबसे बड़ा कारण चुनाव हारना नहीं, बल्कि भतीजावाद। टीएमसी के तमाम दिग्गज नेताओं की सबसे बड़ी टीस ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी थे। पार्टी के पुराने और संघर्षशील नेताओं को दरकिनार करके अभिषेक बनर्जी को अघोषित रूप से टीएमसी का सुप्रीमो बना दिया गया। ऋतुव्रत बनर्जी ने बगावत करते ही जो सबसे पहले बात कही, वो इसी दर्द को बयां करती है। बागियों ने कहा कि हम ममता बनर्जी को आज भी अपना मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चला रहे थे। यही वजह है कि 58 विधायकों ने अभिषेक के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। चुनाव की करारी हार ने इन विधायकों को ये साफ कर दिया था कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, जब ममता बनर्जी ने एक बार अहंकार में कहा था कि अमित शाह कौन है। तब अमित शाह ने एक रैली में सीना ठोक कर कहा था कि वो एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बंगाल से टीएमसी को उखाड़ने आए हैं। आज वो कसम पूरी होती नजर आ रही है। कभी ममता के सबसे बड़े रणनीतिकार रहे शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनकर टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी से टीएमसी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल छिन जाएगा। विधायकों के 2/3 बहुमत का आंकड़ा ऋतुव्रत बनर्जी के पास है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर बागी गुट असली टीएमसी होने का दावा ठोकता है, तो शिवसेना और एनसीपी के बाद तृणमूल कांग्रेस देश की तीसरी ऐसी पार्टी बन जाएगी जिसकी संस्थापक ही उसका चुनाव चिन्ह नहीं बचा पाएंगी। यदि चुनाव आयोग ने टीएमसी का चुनाव चिन्ह बागी गुट को दे दिया, तो 15 साल का राज 1 महीने में खाक होने की कहानी साकार हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी की शपथ पूरी हो जाएगी और अमित शाह का दावा भी सच साबित हो जाएगा। राजनीति का यही क्रूर सच है जो बताता है कि जब जनता का भरोसा टूटता है और नेताओं का अहंकार बढ़ता है, तो बड़े बड़े किले ढहने में वक्त नहीं लगता। आपको लगता है ममता बनर्जी इस राजनीतिक चक्रव्यूह से अपनी पार्टी को बाहर निकाल पाएंगी, या बंगाल में टीएमसी हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।